बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम 24 फरवरी 2023 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 7 गुंडे मिलकर उमेश पाल और उनकी सिक्योरिटी में तैनात 2 पुलिस कांस्टेबल पर गन्स और ग्रेनेड से हमला करते हैं। दिन दहाड़े तीनों की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 7 में से 4 आरोपियों का एक के बाद एक यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। अतीक अहमद, अशरफ अजीम, जिन दोनों पर कुल मिलाकर 200 से भी ज्यादा केस पेंडिंग है, उनकी सारी दुनिया के सामने ऑन कैमरा 3 युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद देश के लोग 2 खेमे में बट चुके हैं। कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं ये मजहबी एनकाउंटर है, और वहीं आम जनता कहती है कि ये योगी राज है, यहाँ माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में ये जो एनकाउंटर कल्चर चल रहा है, इज दिस राइट और रॉन्ग? आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद, ये नाम हाल ही में उमेश पाल मर्डर केस के बाद पूरे देश के सामने चर्चा में आता है, लेकिन इससे पहले भी इस नाम का खौफ उत्तर प्रदेश पर कायम था। तो उमेश पाल मर्डर केस से पहले की कहानी मैं आपको बहुत कम समय में एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में बता देता हूँ। 10 अगस्त 1962 को हाजी फिरोज अहमद, जो कि एक टांगा वाला था, उसके घर जन्म होता है अतीक अहमद का। अतीक अहमद 10th क्लियर करने से पहले ही छोटे मोटे क्राइम में पड़ चुका था। धीरे धीरे उसका हाथ सीरियस क्राइम्स की तरफ भी बढ़ने लगा और 17 साल की उम्र में खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहला मर्डर केस रजिस्टर हुआ। उसी दौरान उसने म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स लेने शुरू किए, और यही समय था जब सब्जी मंडी एरिया के शौके इलाही उर्फ चांद बाबा के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ी। चांद बाबा, जो कि इलाहाबाद में आतंक का बहुत बड़ा नाम था। चांद बाबा ने अतीक अहमद को कई बार पुलिस लॉकअप और जेल से सिर्फ छुड़ाया ही नहीं, बल्कि उसे क्रूड बॉम्ब्स भी बनाने सिखाए, जिनका इस्तेमाल उसने राइवल गैंग्स और पुलिस पर भी किया। 1989 में अतीक अहमद पहली बार राजनीति में कदम रखता है। वो विधायक के लिए एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है चांद बाबा के खिलाफ। यहीं से अतीक अहमद और चांद बाबा की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। 6 नवंबर 1989 इलेक्शंस के रिजल्ट से सही एक दिन पहले रोशनबाग के एक ढाबा में हुई गैंगवार में चांद बाबा की हत्या कर दी जाती है, और अगले ही दिन 7 नवंबर 1989 को अतीक अहमद चुनाव जीतकर विधायक बन जाता है। अतीक अहमद सेम सीट से 1991 और 93 में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिर विधायक बनता है, और 1996 में उसे समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है और वो फिर विधायक बन जाता है। 2002 में वो अपना दल की तरफ से फिर विधायक बनता है, और 2003 में अपना दल पार्टी को छोड़कर वो फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अगले ही साल वो लोकसभा मेंबर का चुनाव जीतता है फूलपुर सीट से। ये वही सीट थी जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। अब सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक की सीट खाली हो चुकी थी, जिस पर वो अपने भाई अशरफ अजीम को खड़ा करता है। अक्टूबर 2004 अशरफ अजीम बीएसपी के राजू पाल से विधायक का चुनाव हार जाता है। इसके बाद शुरुआत होती है राजू पाल मर्डर केस की, जिसके तार आगे चलकर उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ते हैं। 25 जनवरी 2005 की दोपहर राजू पाल और 2 और लोग एक कार में वापस अपने घर लौट रहे थे। उनके पीछे उनके सुरक्षाकर्मी की कार भी थी, लेकिन अचानक अशरफ समेत 8 लोगों ने उन्हें रोका और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राजू पाल और उनके साथ में जो 2 लोग और थे गोली लगने से घायल हो गए, लेकिन राजू पाल के साथियों ने मिलकर उन्हें कार से निकाला और हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में डाला। शूटर्स ने 5 किलोमीटर तक ऑटो रिक्शा का पीछा किया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक बार फिर फायरिंग की, और राजू पाल ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। इसके बाद फिर से चुनाव होते हैं, और इस बार बसपा ने अपनी टिकट राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को दी, जिनकी शादी राजू पाल की मृत्यु से सिर्फ 9 दिन पहले हुई थी। लेकिन इस बार पूजा पाल चुनाव हार जाती है और अशरफ अजीम चुनाव जीत जाता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल के साथ राजू पाल मर्डर केस चलता रहता है। अब क्योंकि उमेश पाल अपनी गवाही देने से इनकार नहीं कर रहा था,
तो 28 फरवरी 2006 को उमेश को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया जाता है और चुप रहने को कहा जाता है। जून 2007 प्रदेश में सरकार पलटती है और बसपा सरकार सत्ता में आती है। कुछ ही दिनों बाद अब उमेश पाल अपनी किडनैपिंग के लिए अहमद और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। दबाव में आकर अतीक अहमद 2008 में सरेंडर कर देता है। दिसंबर 2016 में अतीक एक बार फिर सुर्खियों में आया जब सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी के 2 छात्र चीटिंग करते हुए पाए गए और उन्हें पेपर नहीं दिए जाने की पनिशमेंट मिली। इसके बाद अतीक अहमद और उसके कुछ साथी मिलकर साइंस के एक प्रोफेसर और कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखाई दिए एक वीडियो में, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और 10 फरवरी 2017 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके बाद वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सका। 2017 में बीजेपी सत्ता में आती है और शासन परिवर्तन के बावजूद अतीक अहमद सलाखों के पीछे काम करना जारी रखता है। देवरिया जेल में रहने के दौरान उस पर आरोप है कि उसने दिसंबर 2018 में जबरन वसूली के लिए लखनऊ के एक व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण कर दिया और जेल में ही उसकी पिटाई करवाई गई, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों का नाम भी शामिल है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अप्रैल 2019 में अतीक अहमद को साबरमती जेल गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। अब 24 फरवरी 2023 उमेश पाल, जो कि राजूपाल हत्या केस में मुख्य गवाह है, अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक कोर्ट हियरिंग से वापस अपने घर लौटता है और गाड़ी से उतरते ही तीनों पर पीछे से 7 लोग फायरिंग कर देते हैं। जान बचाने के लिए उमेश पाल और दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स घर के अंदर भागते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स पर पीछे से ग्रेनेड फेंक देते हैं और उमेश पाल को एक आदमी घर के अंदर घुसकर गोली मार के जाता है। उमेश पाल और एक सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। ये पूरा इंसिडेंट एक CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और यूपी पुलिस द्वारा 7 आरोपियों की पहचान कर दी जाती है, जिनमें से एक असद अहमद था, जो कि अतीक अहमद का बेटा है। 27 फरवरी और 6 मार्च को 2 एनकाउंटर में 2 आरोपी अरबाज और विजय चौधरी मारे जाते हैं। इसी बीच अतीक अहमद और अशरफ ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। 27 मार्च को बाय रोड उन्हें साबरमती जेल से वापस बुलाया जाता है ट्रायल कोर्ट के लिए। अतीक अहमद और 2 अन्य लोगों को उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार दिया जाता है। दोस्तों, इस केस पे जरा ध्यान रखना, क्योंकि इस केस की बात हम अपने वीडियो के कंक्लूजन में भी करने वाले हैं। तो उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद और 2 अन्य लोगों को दोषी करार दिया जाता है और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये उसका पहला केस था आज तक का जिसमें वो दोषी करार दिया गया। अब इन सब के बाद असद अहमद की लोकेशन झांसी में ट्रेस कर ली जाती है। अब 13 अप्रैल को असद अहमद और उसका एक और साथी गुलाम, जो कि उमेश पाल मर्डर केस में शामिल थे, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है यूपी पुलिस द्वारा। और वहीं अतीक अहमद और अशरफ को 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। अतीक अहमद को 15 अप्रैल को हुए उसके बेटे के अंतिम संस्कार में जाने की परमिशन ग्रांट नहीं की जाती है और 15 अप्रैल की रात को उसे मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर मीडिया उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाती है। तभी इतनी देर में मीडिया में से ही 3 युवक निकलते हैं और अतीक और अशरफ पर फायरिंग कर देते हैं। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और करीब 40-45 साल से चल रहे इस आतंकवाद के नाम का अंत हो जाता है और तीनों आरोपी पुलिस को वहीं सरेंडर कर देते हैं। तो अब बात आती है इस वीडियो के कंक्लूजन की। इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है कि यूपी में उमेश पाल मर्डर केस के बाद जो कुछ भी हुआ, पहले 4 एनकाउंटर हुए, फिर उसके बाद में ऑन कैमरा अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, ये जो भी हुआ ये सब ठीक हुआ या गलत हुआ? इज़ दिस राइट और रॉन्ग? तो इस कंक्लूजन को हम कुछ पॉइंट्स में तोड़ते हैं और उसके बाद एक फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं। तो पहला पॉइंट है पॉलिटिशियंस वर्सेस कॉमन पीपल। अपोजिशन पार्टीज के जो नेता हैं और जो आम आदमी हैं, उनके विचार बिल्कुल ही आपको अलग अलग दिखाई देंगे इस इंसिडेंट के बारे में। आम आदमी कह रहा है जो भी हुआ वो ठीक हुआ, बुराई का अंत बुरा ही होता है और बहुत सी ऐसी ही बातें। लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं वो कुछ अलग ही अपना राग अलाप रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियंस यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब मजहबी एनकाउंटर हैं, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये एक मजहब के खिलाफ हो रहा है, ये इस्लामोफोबिक है।
ये जो एनकाउंटर कल्चर है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। दोस्तों ये पॉइंट जो है एकदम ही बेबुनियाद पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई तुक नहीं है। जो एनकाउंटर कल्चर उत्तर प्रदेश में चला, अगर हम उसकी शुरुआत की बात करें कि वो कहाँ से सुर्खियों में आना शुरू हुआ, पहला केस अगर आपको कोई याद आएगा तो वो आएगा विकास दुबे का। वहीं से ये सब जो है सुर्खियों में आना शुरू हुआ, वहीं से सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लगी और बातें चलने लगी एनकाउंटर कल्चर की। विकास दुबे जिसको पुलिस द्वारा बाय रोड ले जाया जा रहा था, वो गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद में वो भागने की कोशिश करता है और उसे मार दिया जाता है। ऐसा कुछ कहना था, ऐसी कुछ कहानी थी, ऐसी कुछ घटना थी यूपी पुलिस द्वारा जो बताई गई। तो ये सब जो चीज़ शुरू हुई वो वहाँ से शुरू हुई थी सुर्खियों में आनी। तो वो जो केस था विकास दुबे का था, और विकास दुबे तो मुसलमान नहीं है, विकास दुबे हिंदू था, विकास दुबे ब्राह्मण था। तो आप ये जो बेबुनियादी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि ये एक इस्लामोफोबिक चीज़ें हैं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये तो एकदम ही बकवास चीज़ें हैं और एकदम बेबुनियाद बातें हैं। और जो अतीक अहमद था वो खुद एक मुसलमान था, लेकिन वो क्राइम करने से पहले ये नहीं देखता था कि सामने वाला मुसलमान है या हिंदू है। तो अगर एक मुसलमान ही ये नहीं देखता कि सामने मुसलमान है या हिंदू है, तो आप क्यों उस मुसलमान के मरने पे ये कहते हैं कि इससे मुसलमान धर्म खतरे में आ गया? मुसलमान धर्म उस दिन खतरे में नहीं था जिस दिन एक मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा था? क्या उस दिन इस्लाम पे कोई खतरा नहीं था? तो उस दिन पॉलिटिशियंस क्यों नहीं कहते थे कि इस आदमी का कुछ किया जाए, ये इस्लाम को खतरे में डाल रहा है? और क्या एक ऐसे आदमी को मारने पर जो खुद इस्लाम के लोगों को ही सता रहा था, मार रहा था, एक ऐसे आदमी को मारने पर क्या सच में इस्लाम धर्म खतरे में है? मुझे नहीं लगता इस बात का कोई पॉइंट है और इस बात के कोई लॉजिक बनता है, बट गंदी राजनीति के कारण जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं आपको। तो अब आता है अपना दूसरा पॉइंट, फेलियर ऑफ सिस्टम एंड कोर्ट। कुछ पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े चैनल पर कुछ यूट्यूबर्स आपको ये कहते सुनेंगे कि ये सब गलत हुआ क्योंकि हमारे देश में एक जुडिशरी सिस्टम है, हमारे पास न्यायालय है न्याय करने के लिए, दोषियों को सज़ा सुनाने के लिए, और पुलिस का ऐसे एनकाउंटर कर देना या फिर आखिरी फैसला पुलिस की तरफ से लिए जाना, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के खिलाफ है। तो थ्योरेटिकली ये बातें एकदम ठीक है, हमारे संविधान के खिलाफ ये चीज़ें चल रही हैं और हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास जुडिशरी सिस्टम है, तो पुलिस का ऐसे खुद फैसला कर देना ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड लेवल, अगर ग्राउंड लेवल पे हम ये सब देखें तो आपको पता चलेगा कि 1979 में अतीक अहमद पर पहला मर्डर केस दर्ज होता है और 2023 तक उस पर कुल 100-150 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, रजिस्टर्ड हैं, और 2023 तक उस पर कुल 100-150 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। लेकिन आज तक एक में भी उसे दोषी नहीं पाया गया। मरने से कुछ दिन पहले ही उसे एक केस में, जो कि मैंने आपको बताया, उमेश पाल अपहरण केस में उसे दोषी पाया जाता है। लेकिन उस केस को छोड़ दें तो 100-150 में से उसे एक भी केस में दोषी नहीं पाया गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। तो या तो उसे डरा धमका दिया जाता है या फिर वो कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाता और उसी से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हम बात करें उस केस की जिसमें मरने से कुछ दिन पहले ही उसको दोषी पाया गया और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, उमेश पाल अपहरण केस। दोस्तों 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की मृत्यु हो जाती है और 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद और 2 अन्य लोगों को उमेश पाल अपहरण केस में दोषी पाया जाता है। तो अब आप सोच के देखिए कि आपको कोई किडनैप कर लेता है और कुछ टाइम बाद आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, आपका केस चलता है काफ़ी टाइम उस किडनैपिंग के बारे में, और उसके बाद वही लोग जिन्होंने आपको किडनैप किया था वही लोग आपकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद आपके अपहरण वाले केस में आपको न्याय दिया जाता है। बट द ब्रो, इज दिस द जस्टिस वी वांट? क्या यही है वो न्याय जो हमें चाहिए और जिसके बारे में ये पॉलिटिशियंस, ये लोग, ये ज्ञान देने वाले लोग, थ्योरेटिकली ज्ञान देने वाले लोग कह रहे हैं कि चीज़ें ऐसे होनी चाहिए? क्या यही है वो न्याय जो मिलना चाहिए हमारे जुडिशरी सिस्टम और कोर्ट द्वारा? मेरी नज़र में ये सब थ्योरेटिकली बकवास है। एट लीस्ट
अतीक अहमद के केस में। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए क्योंकि हमारा जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, नहीं, लेकिन अतीक अहमद जैसे केसेस में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ अलग से किया जाए जुडिशरी सिस्टम को हटा के, क्योंकि ये वो बाहुबली उस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसके खिलाफ अब हमारे देश का सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा, वो फेल हो चुका है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, ये एक उदाहरण है मुंबई का। जैसा कि आप सबको पता है, मुंबई में भी एक टाइम पे 80s 90s के टाइम में बहुत ज़्यादा अंडरवर्ल्ड माफिया ये सब बहुत पीक पे चल रहा था और बहुत फैल चुका था, और वहाँ पे भी जुडिशरी सिस्टम कुछ कर नहीं पा रहा था इन लोगों का। तो मुंबई पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम बनाई गई जिनको पूरी छूट दी गई और उन्होंने इस चीज़ों को कंट्रोल किया, और आज आप मुंबई की हालत देख सकते हैं कि काफ़ी बेटर है वो इस अंडरवर्ल्ड डॉन सिस्टम से। बहुत हद तक मुंबई को राहत मिल चुकी है। और इन्हीं पॉइंट्स के बाद अगर हम अपनी फाइनल आंसर की बात करें तो एटलीस्ट अतीक अहमद के केस में जो उसका बेटा और 3 लोग जिनका एनकाउंटर यूपी पुलिस द्वारा किया गया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद और अशरफ को भी सरकार द्वारा ही, ये सरकार की चाल है, पुलिस की चाल है। बेशक अगर चाल भी है तो भी ये सही है, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इनके खिलाफ जुडिशरी सिस्टम एकदम फेल था और वो कुछ नहीं कर सकता। तो कम से कम किसी ना किसी को तो आगे स्टेप लेने होंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, इन गैंगस्टर्स के खिलाफ। इसीलिए मेरा मानना ये है एटलीस्ट इस केस में ये जो भी हुआ ये सब ठीक था। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को, हर आरोपी को, हर छोटे मोटे आरोपी को ऐसे ही मार देना चाहिए, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। और यहाँ पे एक अलग चीज़ है जहाँ ये जुडिशरी सिस्टम ही फेल हो जाता है, न्यायालय में जजेस ही डर जाते हैं। 10 जजेस ने डिनाई कर दिया था अतीक अहमद के खिलाफ हियरिंग के लिए ही। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम भी खौफ खा बैठा है ऐसे गैंगस्टर्स का, वहाँ पे पुलिस को ऐसे काम कर देने चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो, मेरे से बिल्कुल अलग हो। तो प्लीज़ अगर आपका मेरे से कुछ अलग है या मुझे आप गलत समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के ओपिनियन जानकर भी। और अगर आपको लगता है मेरा ओपिनियन ठीक है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आप एग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से और ये चीज़ें सही हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और एक और ऐसी ही वीडियो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, दैट इज़ ही अ टेररिस्ट और अ नेशनलिस्ट, ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी।